ट्रेलर हम सब देख ही चुके हैं। इमरजेंसी, आपातकाल, जैसे ये शब्द कानों पर पड़ता है, एक ऐतिहासिक घटना, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। और जब उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर एक फिल्म सामने आ रही है, तो यकीनन उसे लेकर मन में बहुत सारे सवाल होना, उसे लेकर समाज में एक डिस्कोर्स होना लाजमी है, स्वाभाविक है। कंगना रनौत जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कंगना जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं मैं दूंगी कि एक इस विषय को आपने चुना फिल्म बनाने के लिए। लेकिन फिर आज ही के वक्त में हम ये देख रहे हैं कि फिल्म के इर्द गिर्द इतने विचार हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, चर्चा भी है, डिस्कशन भी है, और ऐसा लग रहा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड के पास फंस गई है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं आप सब लोगों का यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे अमर उजाला ने बुलाया और अपने विचार रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो आपने कहा कि इस फिल्म ने जो है बहुत ज़्यादा सारी धाराओं को जो है उसका प्रवाह जो है वो शुरू किया है। मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा। मुझे तो नहीं लग रहा कोई विचार जो है कोई किसी के साथ में किसी तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं या किसी तरह की जो है डिबेट्स हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बंदूकें तनी जा रही हैं और थप्पड़ और मुक्के और लातें मारी जा रही हैं। बाकी मुझे कोई विचारधाराएं तो नहीं दिख रही है, बातें तो मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही हैं। इनफैक्ट सेंसर ने जो है मेरी फिल्म क्लियर कर दी थी और मेरी फिल्म जो है उस पे 4 हिस्टोरियंस जो हैं उनके मार्गदर्शन के चलते हुए हमने ये फिल्म बनाई है। तो जाहिर सी बात है, हम ये फिल्म जो है हमारे संविधान से जुड़ी हुई एक अद्भुत घटना को हमारे पास लाता है और ये हमारे सारे देश का ये एक अधिकार है कि हम देखें, जानें, उसके बारे में बात करें, सोचें समझें। लेकिन अब फिल्म्स के मात्र 3-4 दिन पहले इस पे बैन लगा देना और किसी तरह की बात ना करना। लेट मी टेल यू कि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स को जो है स्क्रीनिंग पे इनवाइट किया है। बहुत सारे ग्रुप्स को जो है मैंने ये भी कहा है कि अगर उनको किसी तरह की आपत्ति हो तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को कंसीडर करेंगे, उस पे जो है अपना पक्ष जो है वो रखेंगे और चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे कहाँ से हमने वो उसका आधार क्या है वो चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे, या अगर वो बेसलेस हुआ तो उसको डेफिनेटली निकालेंगे। हमारे साथ एक भी कोई डिबेट नहीं हुई है, ना ही कोई बात हमें कन्वे की गई है। तो अब लगता है इसका नाम मुझे इसका मनीषा जी मुझे खत्म करने दीजिए। मुझे लगता है इसका नाम अब इमरजेंसी से बदल के मुझे रखना चाहिए नो वन किल्ड इंदिरा गांधी। ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ये आपको पता है कल के अखबार में फिर हेडलाइन होगी? नहीं तो होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए नो वन किल्ड इंदिरा गांधी। क्योंकि आपने ये कहा कि कहीं कोई चर्चा नहीं है, डिबेट नहीं है, डिस्कशन नहीं है, जबकि पिछले कम से कम 10-15 दिन से अखबारें, वेब पोर्टल्स, टीवी चैनल्स, सब जगह फिल्म को लेकर चर्चा है। आपके स्टेटमेंट्स सब जगह दिखाई दे रहे हैं। जो गाली गलौज हो रही है, गालियां दे देना, गंदी गालियां दे देना, फिर ये बात करना कि हाँ वो गाली सही थी या उससे कम वाली गाली यूज करनी चाहिए थी या वो गाली वो डिजर्व ही करती है, या ये कोई डिबेट होती है क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट कीजिए, आप बताइए इमरजेंसी क्यों लागू हुई थी, कैसे उस तरह से डिबेट कीजिए। ये लड़की ने क्या दिखाया क्या नहीं दिखा वो डिबेट कीजिए। मैंने तो कोई ढंग की डिबेट नहीं देखी टीवी पे। मैं आपके मन में एक निराशा का भाव भी देख रही हूँ। आर यू सैड अबाउट इट? जो भी अभी परिस्थिति है या जो अभी वर्तमान में जो सब कुछ घट रहा है। Definitely, I am as a filmmaker, as a filmmaker, as a creative person, I am very disheartened कि जो है मेरी आवाज़ दबाई जा रही है और जो सत्य घटनाएं हैं जिस पे फिल्म आधारित है उसको नहीं दिखाने का मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है। तो इसे और आयरॉनिकली ये फिल्म मैंने बनाई इसलिए है कि कैसे लोगों की आवाज़ें दबाई गई थी। इट्स वेरी आयरॉनिक। हालांकि आप मुस्कुराते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके चेहरे पर वो पीड़ा देख सकती हूँ जब आप ये कह रही हैं कि पूरे दिल के साथ, इमोशन के साथ, उस बिलीफ के साथ आप फिल्म बनाते हैं और सिर्फ ट्रेलर देखकर ही फिल्म को खारिज कर दिया जाता है या उस पर नाराजगी जता दी जाती है। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी शायद इस चीज़ को नोट किया। आपने कहा कि हम फिल्म की स्क्रीनिंग रख रहे हैं और अलग अलग ग्रुप्स को हम इन्वाइट भी कर रहे हैं उसे देखने के लिए, और जिनकी जो आपत्तियां हैं
उसे सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। मैं चाहूंगी इस बात को थोड़ा सा आप और डिटेल में बताएं। आप ये, क्योंकि अभी जो परिस्थिति दिख रही है, चाहे सिख कम्युनिटी से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं, कोर्ट तक मामला पहुंचा है, जो ये कंप्लेंट्स हैं, ये तो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। फिर उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं, इसका क्या तात्पर्य है? और क्या यहाँ से कोई विकल्प निकलता है, कोई बीच का रास्ता निकलता है? Definitely, I'm very much open to, accept their suggestions. Having said that, कि वो बिजली कड़के नहीं मरी थी, पेड़ गिर गया इंदिरा गांधी पे, अपने घर पे मर गई। इतने भी तो कायर नहीं है ना, जिंदगी इतनी भी तो प्यारी नहीं है ना हमें। आपको लगता है कि जब एक ऐतिहासिक घटना के ऊपर, जिसे लेकर देश ने एक एक बहुत बुरा वक्त भी देखा, उसके बाद की परिस्थितियों में भी, और जब किसी फिल्म में उसको पिक्चराइज किया जाता है, तो लोगों के इमोशंस होते हैं, एक संवेदनशीलता उन चीज़ों को लेकर होती है। क्या इस पूरे विषय को, इस पूरे मसले को और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, या ठीक तरह से कन्वे किया जा सकता था? क्या किसी चीज़ ने लोगों के इमोशन को फ्यूल किया? आप अगर कभी भी किसी क्राइम को रिलीजन से जोड़कर जो है राजनीति करेंगे, तो डेफिनेटली देश जो है वो बंदूकों के ही रास्ते पे चलेगा। समझ रहे हैं ना आप? देश जो है बंदूकों के रास्ते पे, कनपट्टी पे बंदूक रखी और उस रास्ते पे चले। उस रास्ते पे देश नहीं चलना चाहिए। हमें अधिकार है कि हम अपने इतिहास से सीखें। और पहले भी हमारे इतिहास ने जो है, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हो, चाहे वो देश विभाजन के नाम पर हो, चाहे वो संप्रदायवाद के नाम के, बहुत बहुत खून देखा इस देश ने। तो हमें ये अधिकार है कि हम जानें और समझें कि ये क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है ये वास्तविकता कि लोग अब समझदार हो जाएंगे और समझ लेंगे, तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं तो आपकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फिर रहा है। तो ऐसी अगर उम्मीदें लोगों ने बना के रखी हुई है कि इस देश के जो हैं वो टुकड़े होंगे और उसको धर्म से जोड़ा जाएगा। अगर आप धर्म की बात करते हैं तो आप मंदिर की बात कीजिए, आप किसी धर्म स्थल की बात कीजिए। धर्म के नाम पर अगर आप अलग देश की डिमांड करते हैं, वहां सरकार चलाना चाहते हैं और देश का विभाजन करना चाहते हैं और कहते हैं आपको धार्मिक, तो हम लोगों की जनरेशन कोई कायरों की जनरेशन नहीं है जो यहां बैठे बैठे देखती रहेगी। देखिए, आपका व्यू पॉइंट, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कंगना, आप अपनी बातें बहुत बोल्ड तरीके से, बड़ी मजबूती के साथ रखती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमें इस देश की लोकतंत्र पर भरोसा नहीं? क्योंकि हमने बहुत बुरा वक्त अलग अलग समय में, देश काल परिस्थितियों में देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की लोकतंत्र की, इस देश के वैल्यूज की जीत हुई। तो जब जहां पर असहमतियां आती हैं, क्या विरोध का मतलब ये है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है या ये लोग हमारे खिलाफ हैं? विरोध को भी तो सहिष्णुता के साथ देखा जा सकता है ना? हाँ, तो मेरी फिल्म भी तो देखी जा सकती है ना, वही तो मेरा प्रश्न है। वैसे पर्सनली अगर मैं अपना निजी व्यू पॉइंट शेयर करूं, तो एक फिल्म का ट्रेलर मात्र देखने से उस फिल्म पर फैसला दे देना ये सही नहीं है। और देश में जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो हर पक्ष को अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है, और इसी को हम कहते भी हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको ये लग रहा है कंगना कि आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस पार्टी से आप राजनीति में हैं, जिसके टिकट पर चुनकर आप संसद में पहुंची हैं, उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी आवाज दबाई जा रही है सत्ता पक्ष में होने के बावजूद? सबसे पहले तो ये अज्यूम करना कि जो लोग सरकार में होते हैं उन्हीं का पत्ता चलता है, उन्हीं का सिक्का चलता है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि सरकार ने हमें रखा है जनता के काम करने के लिए, हमारा काम करने के लिए सरकार नहीं है। तो हमें जो है सरकारी मुलाजिम बनाया हुआ है, हम सारा दिन जनता के काम में लगे रहते हैं। कभी किसी का गांव में डंगा गिर जाता है, कभी नाली टूट जाती है, हम पंचायतों में उनको पहुंचाते हैं, कभी किसी का पैर टूट जाता है, किडनी फेल हो जाती है, हर तरीके का काम हमें पूरे देश से आता है। लेकिन जब हमारा अगर देखा जाए, अगर निजी काम हो, तो उसके लिए हमारे फोन कोई नहीं उठाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। फिल्म के लिए जब आपने डिस्कशन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया? कोई सपोर्ट अंदर से नहीं मिला? देखिए, मैंने कहा ना आपको
अगर आपको राजनीति की बात करनी है तो वो आपसे करेंगे, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए मंडी क्षेत्र के लिए चाहिए तो वो करेंगे, और फिल्मों की बातों के लिए वो आपका फोन नहीं और उठाएंगे। अगर फिल्म ही राजनीति पर बनी हो तो? वो मेरा एक व्यक्ति विशेष का, जैसे मैंने कहा, ये मैंने फिल्म जो है अपने निजी जो मेरी संपत्ति है या कह लीजिए अपने विचारों से बनाई है, और ये फिल्म पिछली साल बन के तैयार थी। राजनीति में मैं सिर्फ मात्र 2 महीनों से आई हूँ, लेकिन ये सोचना कि कंगना राजनीति में है, और मैं बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटेड भी देखती हूँ कि कंगना राजनीति में है तो ये बीजेपी वाले तो अपनों के ही काम नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है। नहीं, ऐसी मुझे किसी तरह की कोई निराशा अपनी पार्टी से नहीं है। वो जो समझें जो देश के लिए बेहतर है वो अवश्य ही वो करेंगे और हम उनके साथ हैं। लेकिन एज अ फिल्म मेकर मुझे निराशा है सेंसर से कि उन्होंने मेरी एक भी मीटिंग जो है किसी भी ग्रुप से नहीं करवाई, और ना ही उनकी बातों को जानने का, मुझे बस जो जो कट्स मुझे करने के लिए कहा गया कि मैं सिखों को दिखा ही नहीं सकती पूरी फिल्म में, उससे मैं बहुत ज्यादा निराशा जो है सेंसर के प्रति रखती हूँ। थोड़ा सा मैं इस विषय को और इलेबोरेट इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि जब देश में हम देख रहे हैं कि अलग अलग सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पर फिल्में बन रही हैं, इसी देश में कश्मीर फाइल्स भी बनी, केरला स्टोरी जैसी फिल्म भी बनी, और हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के कई नेताओं ने, इनफैक्ट सरकारों तक ने उन फिल्मों को एंडोर्स किया। एक ऐसा विषय जिस पर आइडियोलॉजिकल रूप से बीजेपी जिस विषय के साथ खड़ी दिखाई देती है, इमरजेंसी जिसका जिक्र हर डिबेट में, हर टेलीविजन डिबेट में होता है, तो जब फिल्म आई है तो फिल्म को लेकर कंगना को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आप देखिए भी तो सही ना, फिल्म किस पे बनाई है? इंदिरा गांधी पे। तो हम फिर देखिए क्या होता है ना कि अगर आप किसी सरकार के एजेंडा से ना चलें, अगर आप जो है ये सोचते हैं कि आपने अपने निजी भाव से बनाई है फिल्म, और अगर मान लीजिए आपको कश्मीर फाइल से लगता है कि उन नेताओं ने जो है या उन कलाकारों ने जो है वो सरकार का एजेंडा जो है वो आगे किया है, तो आई थिंक राष्ट्रवाद का एजेंडा जब आगे होगा तब मुझे पूरा पता है कि पार्टी भी मेरा पक्ष देगी। लेकिन अगर आप अभी यहां से देखें, ट्रेलर से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे क्या सपोर्ट मिलेगी? इंदिरा गांधी की फिल्म पर जो एक तरह से उनकी असैसिनेशन हो गया, इमरजेंसी पे बात करती है, तो आई डोंट थिंक मेरी पार्टी से ना किसी ने फिल्म देखने का, आई डोंट थिंक उनके पास वक्त भी है या वो है। लेकिन जब फिल्म आएगी और इस पर जिस तरह की बातें होंगी, ये नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, एक तो हमारा जो संविधान है वो उसका क्या महत्व है, दूसरी चीज कि हमारे देश की जो है इंटेग्रिटी, हमारा सबका साथ रहना, जो जितने भी टुकड़े गैंग, हर एक को अपना देश चाहिए, जिसको चाहिए वो चाहता है कि जो भी क्षेत्र देख लीजिए, हमें अपना देश दे दीजिए, हमें अपना देश दीजिए। हमारी जो एकता है, हमारी जो अखंडता है, हमारा जो भारत की जो अखंडता है, वो हम सबका दायित्व है। और क्या ही हमारा भविष्य होगा अगर ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में बिकते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, तो कब तक बटेंगे हम? कोई अस्तित्व रह जाएगा क्या हमारे भारत का? ये इस फिल्म का जो है वो मूल है। तो जब ये फिल्म आएगी तो अवश्य ही मेरी उम्मीदें रहेंगी कि जो जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते हैं, और जो देश की अखंडता, और चाहे किसी की भी फिल्म रही हो, जिन्होंने देश की अखंडता को साथ में रखा है, उनका वो डेफिनेटली वो मुझे लगता है वो करेंगे। लेकिन अब कुछ लोगों ने इतना ज्यादा सड़कों पे आ गए हैं, देश को जला देने की धमकियां दे रहे हैं, तो खैर अब मुझे तो लगता है कि इस तरह का जो माहौल बन रहा है, धीरे धीरे हमारा देश पीछे जाता जाएगा। अगर इस तरह का ही अगर लोगों ने हर बात पर जो है बंदूकें निकालना शुरू कर दिया, तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और इसी बात से आगे बढ़ते हुए, फिल्म से आगे बढ़ते हुए, हरियाणा और महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, और आज ही राहुल गांधी का स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और इस नफरत की राजनीति से ऊपर उठना होगा इन घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? क्या बीजेपी क्या नफरत की राजनीति करती है? जी, राहुल गांधी ने आज ही, उनका ये स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र की घटनाओं को लेकर ये कहा है। अपना आज उनका क्योंकि हम हरियाणा में भी बैठे हैं, तो देखिए उनका एक अपना विजन होगा, वो अपोजिशन लीडर हैं, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। लेकिन जो देश जो है आज जिनकी जो नेशन फर्स्ट जिनका नारा है, देश की अखंडता जिनका नारा है, राष्ट्रवाद जिनका नारा है, सबका साथ सबका विकास जिनका नारा है, कैसे ये कहाँ नफरत? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ नफरत। तो
अब उनको जितना दिमाग है उतनी वो बात करेंगे। आप जब गांधी परिवार पर हमले बोलती हैं तो बड़े तीखे ये हमले होते हैं गांधी परिवार को लेकर। अगर आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछूं, क्या उनकी सरकार जब रही है, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार जब रही है, कोई एक डिसीजन आपको लगता है कि जो उन्होंने अच्छा लिया या देश के लिए? उस समय तो आप पॉलिटिक्स में नहीं, भी नहीं आप थी। देखिए, आप पता है क्या, आप सोचते हैं कि क्या मुझे 50 फैसलों में से कोई एक फैसला जिसको आप एंडोर्स करती हैं, यकीन करती हैं जिस पर? देखिए, आप मुझे ऐसा दिखाती हैं जैसे पता नहीं मुझे उनसे कोई पर्सनल बैर है। मुझे मुझे उनसे क्या ही बैर होगा बताइए। अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी उससे पहले, अगर मैं उनकी तारीफ करूं, वो घर बुलाकर मुझे बहुत अच्छे से आदर देंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है या किसी तरीका का कोई रोष है। मुझे लगता है कि उन्होंने देश को बहुत हार्म किया है। उस फैमिली ने जो है देश को बहुत ज्यादा, और देश को लेके मुझे उनसे बहुत ज्यादा रोष है उस चीज का। और आज भी जिस तरह से वो फैमिली चल रही है, जिस तरह से वो बातें करते हैं, चाहे राहुल कहें अमेरिका को आके यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे राहुल जो है स्टॉक मार्केट के बारे में कहें, चाहे जो वो है जाति में लोगों को डिवाइड, चाहे वो कुछ भी करें, मेरा खून खौलता है उनकी बातें सुनकर। किस लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए तो उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मुझे भिजवाते हैं, वो हर हफ्ते भिजवाते हैं राहुल गांधी के लोग। अपने लिए नहीं, मुझे लगता है उन्होंने देश का जितना जितना नुकसान देश को इस फैमिली ने पहुंचाया है, उतना आज खैर वही देश देख लीजिए बिगनिंग से एंड तक। और अब हमें हक है कि ये देश इन लोगों के चुंगल से निकल जाए, ये हमारा हक है, हम इनके चुंगल से निकले अब और निकल चुके हैं। देखिए, आज आप सांसद भी हैं और अब आप पार्टी से ऑफिशियली एसोसिएटेड हैं, आप पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं। बेशक अभी ये एक स्मॉल पीरियड रहा, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और जितनी जानकारी मैंने परिवार को लेकर जुटाई, आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, परदादा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। आपके दादाजी आईएएस भी रहे, कांग्रेस पार्टी के नजदीक भी रहे। पिताजी को लेकर भी मैंने पढ़ा, लेकिन आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे कांग्रेस ही होती लेकिन थी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, हाँ ठीक है, मैं लेकिन ये जानना चाह मेरे रही हूँ, जो परदादा हैं वो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी के पास, जी। उनके पास हैंड रिटन लेटर है महात्मा गांधी के, जस्ट एक तो एक उस क्वेश्चन टाइम पे लूंगी मैं। सिर्फ कांग्रेस ही थी। जी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कंगना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि परिवार का एक एसोसिएशन जो परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी से बहुत पहले के वर्षों में रहा, आपके लिए वो ट्रिगर पॉइंट कब आया या एक टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि नहीं, ये पार्टी ठीक नहीं है और मेरी विचारधारा या मेरे थॉट्स बीजेपी से ज्यादा रेजोनेट करते हैं? वो मोमेंट कब आया आपके लिए? मोदी जब आए तो वो मोमेंट हमारे लिए आ गया। हम लोगों ने बहुत शोषण सहा है। हम लोगों ने हर जगह, जब जब हम चाहे मुंबई गए हों, चाहे शहरों में गए हो, अंग्रेजी नहीं आती है, ये छोटे शहरों से हैं, इनको इंडस्ट्री से निकालो, ये छोटे लोग हैं, ये हम लोग वंशवादी हैं, हम लोग गोरी चमड़ियों वाले हैं, हमारे चाचा चाची जो हैं वो लंदन अमेरिका से हैं, हम लोग बड़ी मिक्स ब्रीड हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं। हम परेशान थे इस देश में, जो भारत और भारतीयता का जो दुर्दशा थी इस देश में। यहां तक मुझे याद है एक बार एक मेकअप आर्टिस्ट और एक हीरो तैयार हो रहा था, तो उसने कुछ उसको डैब किया, कहता है यार दादा तू क्या बड़ा इंडियन काम करता है। तो मुझे ऐसा अपमानित महसूस हुआ और वो बात हमेशा मेरे साथ रही। बड़ा इंडियन, बड़ा देसी, अरे ये तो इंडियन मेक है, अरे ये तो भारतीय पुलिस है, अरे ये। और हमारी जो फिल्में भी होती थी, यूपी जो है रेप मर्डर का, जहां जाएंगे पुलिस के पास लेडी जाएगी, पुलिस उसको गैंग रेप करेगा। कब तक हम सहते, कब तक हमारा बुरा हाल था। और फिर भी लगता था कि देश को छोड़ के चले जाएं। 2009-2010 में मैंने अमेरिका में घर भी ले लिया, जो भी छोटे बहुत पैसे थे, एक कॉन्डो कैलिबसिस करके कैलिफोर्निया में। मैंने कहा क्या, कहाँ जाएं, कहाँ, इस देश की दुर्दशा देख के बहुत ज्यादा निराशावाद हो जाएंगे नहीं तो। और फिर उदय होता है एक ऐसी चेतना शक्ति का जिसने जन जन में जो है भारतीय होने का एहसास दिलाया। अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति जो है वफादारी है, मिट्टी के प्रति। इसमें क्या शर्मिंदगी है? पर उस टाइम पे आप बता नहीं सकते थे, अरे ये बड़े देशभक्त टाइप हैं। वो भी एक टाइप थी, हिंदीवादी टाइप है, वो भी एक टाइप थी।
टेम्पल टाइप है, वो भी एक टाइप थी। और अगर आप इन टाइपों में दिखेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। हम परेशान थे और फिर ऐसी चेतना शक्ति का उदय हुआ। और मैं नहीं कहूंगी कि वो मोदी जी तो कब से भटक ही रहे थे, कभी हिमालयों में, कभी कहीं, उनको कौन पूछता था। ये जो चेतना शक्ति है समस्त भारतवर्ष में आई और उन्होंने बोले हम भारत को चुनेंगे, हम भारतीयों को चुनेंगे। और तभी तो मैं कहती हूँ हमें स्वतंत्रता मिली, हमें मानसिक स्वतंत्रता मिली और हमें संवैधानिक स्वतंत्रता मिली जब हमने अपने लोगों को चुना इस देश में। देखिए, आपके आपके इसी इमोशन को मैं अब संसद की तरफ लेकर जाऊंगी। हिमाचल से मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 15-16 साल की उम्र से आप घर से निकल गई थी और उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई में एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर, 4 नेशनल अवार्ड्स के बाद जब आप दिल्ली पहुंची फिर से राजनीति में कदम रखते हुए, मुझे वो एक्सपीरियंस बताइए, आपका वो पहला दिन जब आपने संसद में कदम रखा, जिस दिन शपथ ली, वो मोमेंट, वो क्षण उस कंगना के लिए कैसा था जो 10 या 12 साल की उम्र में हिमाचल में रहा करती थी, मंडी में रहा करती थी? नहीं, पता नहीं, मुझे एक्चुअली कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। मुझे ऐसे लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मुझे यहाँ होना चाहिए। और उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे अपने आप को बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा इस जगह की वैल्यू करने के लिए और इससे जस्टिस करने के लिए। अब पता नहीं उतनी मानवता, उतना संघर्ष, उतनी शीलता, उतना धैर्य, उतना सब कुछ मुझ में हो पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ उस दिन उस पद पे। आप बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कह रही हैं, लेकिन मंडी के लोग आपको बड़ी आकांक्षाओं के साथ देखते हैं। और इस देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्होंने कभी भी मुंबई जाने का सपना देखा होगा, जो कॉमन बैकग्राउंड से हैं, जब वो कंगना को अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखती हैं तो यकीनन उनकी आंखों में भी जो सपने हैं वो और ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। लेकिन हिमाचल से जुड़ी हुई बात मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि बीइंग अ फेलो पहाड़ी, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि जब पहाड़ से एक इंसान निकलता है तो वो अपने झोले में थोड़ी सी दूब लेकर, थोड़ा सा वहाँ के ठंडे पानी का असर लेकर, वहाँ की फिजाओं को लेकर, बेशक वो टैंजिबल रूप में ना दिखाई दे, लेकिन अपने झोले में लेकर हमेशा चलता है। और कंगना के अस्तित्व में, उनकी पूरी जर्नी में, वो झोला अदृश्य रूप से हमेशा झलकता रहा है। हिमाचल का आई ये थिंक नहीं, एसेंस, वही हमारा जो एक, मुझे लगता है कि पहली बार हमें जो है अपनी मिट्टी की खुशबू जो है पसंद आती है। हमें भी 2014 से पहले कोई पूछता नहीं था, दर दर भटकते थे। 2014 में क्वीन फिल्म आई, एक ऐसी बेटी की फिल्म, दिल्ली की बेटी की फिल्म, अपनी घर की बेटी है। वो आइटम नंबर नहीं है, वो कोई वस्त्र पहन के लुभाती नहीं है, वो एक मासूम अपने घर की बेटी है, वो अपनी जर्नी पे निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक चीजें हुई हैं 2014 में और होती ही जा रही हैं। और आज हम गांव से निकली हुई बेटियां, गांव से निकली हुई बहनें जो हैं आगे आ रही हैं और बड़े गर्व से बोलती हैं कि हम गांव की बेटियां हैं। और यही है, जैसे अटल जी ने कहा था कि हमारा जो विकास है वो गांव का विकास ही भारत देश का विकास है, तो उसी के साथ हम चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जब भी हम किसी प्रोफेशन में कदम रखते हैं तो उसकी एक तैयारी होती है, उसकी एक प्रिपरेशन होती है। अगर आप एक्टिंग के फील्ड में भी गई तो आपने अलग अलग उसके लिए ट्रेनिंग लिए होंगे या सभी काम किए होंगे, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ के लिए कोई एक ऑफिशियल ट्रेनिंग या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना है। आनंद जी भी बैठे हुए हैं बीच में हमारे, तो ऐसी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन आप अपने आप को हर रोज़ कैसे तैयार कर रही हैं, या एज ए पार्लियामेंटेरियन संसद का जो एक प्रोटोकॉल है, वहाँ का जो एक डेकोरम है, वहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, उसके लिए आर यू प्रिपेयरिंग समथिंग, लर्निंग फ्रॉम समवेयर, या जस्ट प्योर ऑब्जर्वेशन? नहीं, थोड़ा संघर्ष करके देखिए हर चीज का। बट मुझे लगता है जैसे हम एक्टिंग करते हैं या कोई और काम करते हैं, तो एक वक्त पे आपको एक फिल्म कंप्लीट करके लग सकता है कि हाँ मेरा काम हो गया, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन ये राजनीति का काम ऐसा है, ये कभी भी पूरा नहीं होता है। यू आर, नथिंग इज इनफ। जितने चाहे लोगों को मिल लीजिए, जितने चाहे काम कर दीजिए। और क्योंकि ऐसा भगवान की कृपा है कि हमें सारे देश में जानते हैं, सारे देशों से फोन आते रहते हैं, मेरी बेटी घर नहीं आई कंगना जी, हमारे आज पति ने ये कर दिया, ये सब कर दिया, तो आज हम ये इसको उठा के ले गए हैं, किडनैप हो गए हैं। तो खैर जितना हो सकता है उतना कर देते हैं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, जैसे हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बाढ़ आई, लोगों के घर ही बह गए, लोगों के बच्चे ही बह गए, तब हम वहां पे खड़े भी हो जाते हैं कि अब प्रकृति के सामने, इतने बड़े देश के सामने हमारा क्या ही अस्तित्व है। कभी
एक कभी लगता है 2 आंसुओं का इतना मोल हो जाता है जितना न जाने कितना काम करके नहीं होता है। कई बार जो है काम करके, तो ये जो राजनीति का फील्ड है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और जितना भी करें उतना ही कम है। अभी तक तो यही देखा है। बैलेंस कैसे कर मीनाक्षी, रही हैं आप एक्टिंग एंड समय के अभाव के कारण हमें ये सत्र यहीं समाप्त करना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कंगना रनौत जी के लिए, जिन्होंने वाकई में आज इतनी बेबाकी से अपने स्पष्ट विचार हम सब के सामने यहाँ साझा किए और ना सिर्फ Thank you वो so much. अपनी फिल्मों के माध्यम से इतना बेहतरीन योगदान देती आई हैं। मैम, आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री वरुण महेश्वरी जी को, डायरेक्टर अमर उजाला, कि वे कृपया पधारें और हम सब की ओर से कंगना रनौत जी का आभार व्यक्त करें। अमर उजाला परिवार की तरफ से जोरदार तालियों के मध्य कंगना रनौत जी, जो निरंतर अपने सफल प्रयासों से समाज में एक कुशल बदलाव लाने के प्रयास करती आई हैं, ना सिर्फ अपनी कला के माध्यम से बल्कि अपने सुंदर विचारों के भी माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।